जय गुरु जी। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित आपके अपने ब्रेन ट्रेन प्रोग्राम फॉर यूपीएससी से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और ये आईएएस पीसीएस के अभ्यर्थियों के लिए इस चैनल पर वीडियो निःशुल्क अपलोड किए जाते हैं। इनकी कोई डीवीडी बना के बेचना अलाउड नहीं है या किसी भी मीडिया में बेचना अलाउड नहीं है। इनको शुल्क लेकर दिखाना भी अलाउड नहीं है। उन क्लासेस में इनको दिखाना अलाउड नहीं है जो फीस लेकर पढ़ाते हैं, बिल्कुल भी अलाउड ये चीज़ नहीं है। किसी अन्य चैनल पर अपलोड करना भी अलाउड नहीं है। आप लोग इससे संबंधित जो भी प्रश्न हुआ करें करियर से रिलेटेड, वो इसी चैनल पर पूछें, एपीएलएम पर नहीं। मेरा दूसरा चैनल एपीएलएम है जहां जीवन से जुड़ी आपकी समस्याएं बताई जाती हैं, जिसका नाम है आनंद प्रदीक्षित लाइफ मैनेजमेंट का शॉर्ट फॉर्म एपीएलएम। और उसको आप कैपिटल लेटर में यूट्यूब के सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे, तुरंत आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, दूसरा वाला भी, क्योंकि आप ही लोग वहाँ भी व्यूअर्स हैं। केवल मैंने समस्याएं बांट दी। यहाँ पर मैं केवल टीचिंग से रिलेटेड आईएएस पीसीएस के लिए, और वहाँ पर मैं जीवन से संबंधित और धर्म से संबंधित, दर्शन से संबंधित, फिलोसफी वगैरह, फोर्थ पेपर में जितनी जो भी चीज़ें आती हैं वो मैं यहाँ डिस्कस करूँगा, लेकिन जीवन से जुड़ी समस्याएं मैं वहाँ डिस्कस करूँगा आनंद प्रदीक्षित के जीवन प्रबंधन चैनल पर। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि गवर्नमेंट पॉलिसी को हमेशा कैसे सराहें। मैं हमेशा कहता हूँ, जो मेरे व्यूअर्स हैं बहुत अच्छे से जानते हैं कि सरकारी नीति की प्रशंसा आपको करनी ही है। आप सरकारी नौकर बनने जा रहे हैं, जिसके नौकर बनने जा रहे हैं तो मालिक की तारीफ तो आपको करनी पड़ेगी। दिस इज नॉट मक्खनबाजी, ऐसा कुछ नहीं है कि चमचागिरी है, बटरिंग है, कुछ नहीं, ये बिल्कुल रियल है। देखिए, उत्तर प्रदेश में शासन जो आया है तो इसको नैतिक अभिशासन समझना भूल है। नैतिक अभिशासन नहीं कहेंगे, ये कानून है। कानून के अंदर ही योगीनाथ जी कार्य करेंगे। कारण ये है ना, कोई भी मुख्यमंत्री है अनैतिक बातों को भी वैधानिक तरीके से सॉल्व कर सकता है। लड़के लड़कियां हर जगह घूम रहे हैं, हाथ में हाथ डाले, बातें कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कानून के अनुसार गलत नहीं है, नैतिकता के अनुसार गलत है। हमारे देश की जो नैतिकता है पता नहीं कहाँ है, मुझे नजर नहीं आ रही। मैंने बहुत ढूंढा, इधर उधर देखा, यहाँ देखा, वहां देखा, कहीं नजर नहीं आ रही। वो महान भारतीय संस्कृति जो है, महान भारतीय संस्कृति, एनीवे लोग कहते हैं तो होती होगी। मेरी निगाह बुढ़ापे में कमजोर हो रही, नजर नहीं आ रही कहीं। तो वो महान भारतीय संस्कृति जो है उसके लिए नहीं योगी जी कर रहे हैं। योगी जी अब मुख्यमंत्री हैं, और जब मुख्यमंत्री हैं तो जो पॉलिसी बनी है वो सब उत्तर प्रदेश सरकार की बन रही है। आप उनको कहते हैं कि योगी जी की नीतियां हैं, बस यही गलती है आपकी। आप कहेंगे कि पॉलिसी उत्तर प्रदेश सरकार की है। अवैध बूचड़खाने बंद कराए गए, कटघर बंद कराए गए, अवैध शराब की दुकानें बंद कराई जाएं। देखिए, जिन शराब की दुकानों को डीएम ने लाइसेंस उठाया है, ठेका उठाया, आपने देखा होगा, ठेका देशी शराब, अनुज्ञा पत्र ये, अनुज्ञापी का नाम ये, फलाना सब लिखा रहता है। सड़क पर चलते इतना दिखाई दे जाता है। मैं भले ही एक बूंद नहीं पीता हूँ, लेकिन मुझे दिखता तो है ही है। ऑब्जर्वेशन की मेरी हैबिट है, और मुझे पता भी है कि IMFL लाइसेंस होते हैं, कितने तरह के लाइसेंस होते हैं। सेल्स टैक्स में रहने के कारण मुझे सारा पता है कि कितने प्रकार के लाइसेंस होते हैं। केमिस्ट्री वाला होने की वजह से ये पता है कि अल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं, वो भी मालूम। तो ये जो है नीति, जब लाइसेंस दिया गया है, तो अगर कोई जब तक नया कानून न बने जिसमें कि कोई लाइसेंस नहीं दिया जाएगा, तो कैसे मना कर सकते हैं। साथ साथ बैठे युवक युवती, मर्जी से लड़की अपने साथ बैठी है, अपने बॉयफ्रेंड के साथ में बैठी है या फ्रेंड के साथ में बैठी है, उसको कोई कैसे रोक सकता है। ये ऑपरेशन का अर्थ, ये उनका उद्देश्य बिल्कुल अच्छा है उत्तर प्रदेश सरकार का, कि जो लड़कियां इस बात से त्रस्त हैं कि लड़के उन्हें छेड़ते हैं, यूटीजिंग करते हैं, तंग करते हैं, धमकी देते हैं, उनसे रक्षा के लिए अगर ऐसा कानून बनता है। कानून पहले से है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। अगर वो सख्ती से इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार की ये नीति सराहनीय कही जाएगी। अब क्या होता, अगर पार्क में पुलिस वाले आए, वो महिला पुलिस और ये पुलिस और वो पुलिस, सबने आके थप्पड़ ही थप्पड़ लगा लगा के लड़के लड़कियों को, जो कि कुछ गलत नहीं कर रहे, कहीं कुछ भी अश्लीलता नहीं फैला रहे, कोई काम नहीं कर रहे, ऐसा कुछ नहीं, सिंपली बैठे हैं, उन्हें बैठने का मौका नहीं मिलता, कहीं मिलने का मौका नहीं मिलता, पार्क की शांत जगह में बैठे हैं और उनको आके पीट दिया। ये पुलिस अपनी तरफ से कर रही। आप इसकी आलोचना कर सकते हैं, डेफिनेटली यू कैन क्रिटिसाइज ब्यूरोक्रेसी, यू कैन क्रिटिसाइज दिस सिस्टम, बट यू कैन नॉट क्रिटिसाइज गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी जो है वो ये कभी नहीं है कि साथ साथ जाते हुए लड़के लड़कियों को विलफुली जो जा रहे हैं। हाँ, इसका नाम थोड़ा गलत है, ये ऑपरेशन मजनू या रोमियो नहीं होना चाहिए, एंटी मजनू एंटी रोमियो।
रोमियो जूलियट बहुत प्यारे प्रेमी थे, आपस में प्यार करने वाले थे। मजनू कोई लैला को छेड़ता नहीं था, लैला की ईव टीजिंग नहीं करता था। नाम में कहीं ना कहीं गलती है, शायद इसलिए कि लोग चिढ़ के इनको लैला मजनू बुलाने लगते हैं, तो इसलिए असल में ये नाम ये जाहिर करता है कि मॉरल पुलिसिंग होगी इससे, मॉरल पुलिसिंग, कि जो लड़के लड़कियां लैला मजनू की तरह घूम रहे हैं उनके ऊपर पुलिसिंग की जाएगी। तो वही कर रहे हैं पुलिस वाले, ये लीगल नहीं है, ये सस्पेंड हो जाएंगे। अगर इन्होंने ऐसा किया और कोई किसी के घर का कोई व्यक्ति जो है अगर ऐसा हुआ जो कर सकता है रिएक्ट, वकील हुआ, जज हुआ या सरकारी अधिकारी हुआ, कोई भी हुआ, तो वो लेने के रहने पड़ जाएंगे अधिकारियों को। रीजन ये है कि ये नियम नहीं है। अगर एडल्ट लोग बिना कोई अश्लीलता फैलाए हुए अगर पार्क में बैठे हैं, साथ जा रहे हैं, आप उनको रोक नहीं सकते। मैं यहाँ इस वीडियो में सिर्फ ये बताने के लिए हूँ कि मॉरल पुलिसिंग अलग चीज है और ये नैतिक जो अभिशासन है वो अलग बात है। शासन तो लॉ का है, रूल ऑफ लॉ है हमारे देश में। कानून जो बना हुआ है अक्षरशः उसका पालन करना है। तो इसलिए कानून के अनुसार ये, अगर कानून के तहत ये, अगर मान लो आज को ये कानून बन जाए कि पार्क में लड़के लड़कियां साथ नहीं बैठेंगे, इसको लॉ बना दिया जाए, विधानसभा या संसद इसको पास कर दे, तो ये बिल्कुल सही होगा। तब हम इसकी प्रशंसा करेंगे, हम कहेंगे ठीक है। लेकिन अभी चूंकि ऐसा कानून नहीं है तो ये गैर कानूनी होगा अगर किसी को चलते हुए, साथ में चलते हुए रोका जाए। अगर वैध शराब खाने से कोई शराब खरीदता है और खरीद के चुपचाप घर चला जाता है तो ये कोई अवैध चीज नहीं होगी। अब महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं कि शराब खाने बंद करो, उन्हें लगा कि हमारी सुन ली जाएगी। बात यह है ना कि ये, इसके लिए कानून बनेगा तभी बंद हो सकते हैं, तब तक नहीं हो सकते। दबाव में आके दुकानों को रोक दिया जाए, कुछ दिनों के लिए लाइसेंस रोक दिया जाए, कुछ किया जाए, जो भी करे सरकार कर सकती है, सब शक्तिशाली है। समस्या बिल्कुल सही है, महिलाएं कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। घर वाले उनके शराब पीते हैं, उनको पीटते हैं, तमाम बातें होती हैं, घरेलू हिंसा होती है, बच्चों पर दुर्व्यवहार होता है। महिलाओं की बात 100% सही है जो आंदोलन कर रही हैं। सरकार की बात अपनी जगह सही है, पुलिस की बात अपनी जगह सही है कि वो दुकानों को बंद नहीं करा सकती क्योंकि दुकानें इलीगल नहीं है। अब आपके मन में तुरंत ही बात पैदा होती है कि सरकार शराब बिकवाती क्यों है। एक बच्चा जब बड़ा होता है, थोड़ा समझदार होता है, तो उसको ये जरूर खटकने लगता है कि सिगरेट पे लिखा तो होता है कि पीना हानिकारक है, शराब हानिकारक है, सब पे सरकार बिकवाती है, सरकारी बिकवारी क्यों बिकवारी। मैं जवाब दे रहा हूं आपको, जवाब मैं ये दे रहा हूं, जब तक हमारे देश से ये समाजवादी टोटका खत्म नहीं होगा तब तक यही सब होता रहेगा। टोटका मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब ये टोटका ही रह गया। हम एक तरफ ग्लोबलाइजेशन में बढ़ रहे हैं, पूरा पूंजीवाद है, पूरी तरह एलपीजी जो है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, और ये समाजवाद कहता है हर चीज का सरकारीकरण, नेशनलाइजेशन। इंदिरा गांधी ने बैंक नेशनलाइज कर दिए थे, रूस के मैनिफेस्टो की तरह, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की तरह। ये कम्युनिज्म की तरफ पलायन है समाजवाद, और पूंजीवाद जो है वो पूंजीवाद है, कैपिटलिज्म है, निर्द्वंद है, लेसिस फेयर है, यदभाव्यम है, जो चाहे सो करो वो है। अपने नैतिकता के और अपने पूंजी के और अपनी चीजों के, अपने व्यापार की चिंता स्वयं करो, सरकार हर बात नहीं करेगी। अब समस्या ये उठती है कि हम वेलफेयर कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देश की बहुत बड़ी जनता गरीब है, उस जनता के लिए वेलफेयर कर रहे हैं। उन्हें स्कॉलरशिप भी चाहिए, उन्हें फ्री लैपटॉप भी चाहिए, उन्हें फ्री मोबाइल भी चाहिए, उन्हें फ्री बहुत सारी चीजें चाहिए, मिड डे मील चाहिए, आरक्षण चाहिए, सब कुछ चाहिए। और ये सब कुछ चाहिए तो भैया पैसा लगता है, सब कुछ मुफ्त तो आता नहीं, कुछ भी आसमान से टपकता नहीं। ये पैसा कहाँ से आएगा? टैक्स दोगे। जब टैक्स बढ़ने को होता है तो हर आदमी को सांप सूंघ जाता है, बिल कोई कटवाना नहीं चाहता। मैं टैक्सेशन ऑफिसर रहा हूं, मुझे पता है, एडिशनल कमिश्नर स्टेटस से रिटायर्ड हूं और मुझे खूब पता है टैक्सेशन का, इसलिए इस बारे में कोई बहस तो मुझसे की ना जाए। सब कुछ पता है, सारी कच्चे चिट्ठे, सारी जन्म पत्रियां पता है हर व्यापार की, तो इसलिए बहुत बड़ी कलई खुल जाएगी। तो इसलिए टैक्स तो कोई देना नहीं चाहता। आपसे मजबूरी में जो टैक्स ले लिया जाए, आपका मतलब आप और हम जनता से फोन का रिचार्ज कराने जाते हैं, 500 का रिचार्ज कराया, 50 रुपए टैक्स से कट गए, खुशी से दे आते हैं क्योंकि अगली पार्टी इंतजार कर रही, फोन नहीं आया, कंगला है क्या कहीं का, इसके पास तो रिचार्ज के भी पैसे नहीं, इसलिए टैक्स दे रहे हैं आप। अगर आपके सामने ऑप्शन हो कि दुकानदार कहे कि बिना बिल के रिचार्ज करा दो, तो आप बिना बिल के कराओगे, वो 50 रुपए नहीं दोगे। दुकानदार 45 रुपए की बजाय 50 रुपए का रिचार्ज आपसे करेगा और 2-4 रुपए एक्स्ट्रा ले लेगा। तमाम मामलों में आप बिल नहीं मांगते, आपको पता ही नहीं होता। ये बातें पहले मैं बता चुका हूं बिल के बारे में, तो दोबारा डिस्कस नहीं करूंगा। कि बात यह है ना कि टैक्स तो देना नहीं चाहते, टैक्स बढ़ जाए तो हंगामा पैदा हो जाता है।
समस्या ये दुष्यंत कुमार जी कह गए हैं कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी तो कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। सूरत तो भाई बदलने की नहीं, वो तो भगवान ने दे रखी है हिंदुस्तान को जैसी, इतनी जल्दी नहीं बदलने की। जब तक आप लोग नहीं बदलेंगे, हम लोग नहीं बदलेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। टैक्स देना नहीं चाहते, नोट छपाई हो अगर तो महंगाई बढ़ेगी। अब ये कैसे बढ़ती है, इकोनॉमिक्स किताब पढ़ो जाके। जब नोट छापे जाते हैं, करेंसी इश्यू होती है तो महंगाई बढ़ती है, इन्फ्लेशन आता है। इन्फ्लेशन पढ़ो, समझ में आ जाएगा। तीसरी बात, विदेश से लोन लेंगे तो घाटा पूरा होगा। तो टैक्स सरकार लगा रही है, जिन चीजों का भारी कंजम्पशन है तो उन चीजों पर सरकार टैक्स लगा रही है। अब आप मॉरल टैक्सेशन की बात करें तो बड़ी अजीब बात हो जाएगी। अगर सरकार टैक्स न ले तो क्या सिगरेट पीना रुक जाएगा? सरकार जिन चीजों पर टैक्स नहीं ले रही है उन चीजों को कौन सा क्या रुक रहा है? सरकार ने जो बैन कर रखा है, कोई मान रहा है उसके लिए? वो चीजें और ऊंचे दाम पे बिक रही हैं बाजार में जिनको बैन कर दिया गया। जिन दवाइयों को बैन कर दिया जाता है, मरीज चुपचाप ले जाता है। बहुत सारे मेडिकल स्टोर तो ऐसे चलते, मुझे बड़ा आश्चर्य होता था। कई बार मैं देखता था कानपुर में एक मेडिकल स्टोर की मक्खी मार रहा बैठा बैठा। मैंने कहा ये कैसा मेडिकल स्टोर है, इस पर तो बिक्री नहीं होती। मैंने पूछा ऐसे ही कुछ लोगों से, कहा कि अरे इसकी दूसरी तरह बिक्री है, ये ड्रग्स बेचता है। तो लोग ड्रग बेच रहे हैं, प्रतिबंधित हैं, बेच रहे हैं धड़ल्ले से। पक्की जो है 5-6 मंजिला कोठी खड़ी हुई है आराम से, ड्रग बेच बेच के दुनिया का धंधा कर रखा है। किराने की बड़ी बड़ी दुकानें हैं उनकी, जाने क्या क्या कर रखा है। अब सुना है पान मसाला की फैक्ट्री भी खोल ली। बात यह ना कि हमारे देश में जो चीज बैन होती है वो रुकती कहां है? तो सरकार कहती है लाओ टैक्स दो, मानोगे तो तुम हो। हाँ, वैधानिक चेतावनी तब भी छाप देगी सरकार। सरकार की गलती कहां है? आपको वेलफेयर पूरा चाहिए, आपको सब्सिडी भी चाहिए। मुफ्त का चंदन घिस मेरे लल्लन, एक पुरानी कहावत कही जाती थी। मुफ्त की आदत हिंदुस्तान में जब तक नहीं जाएगी तब तक हिंदुस्तान का भला नहीं होने वाला। ये मुफ्त की आदत जो है जानी चाहिए। लंगर में प्रसाद खाइए, ठीक है, पवित्र जगह है, पवित्र भोजन मिलता है, लेकिन किसी का दिया हुआ मुफ्त तो मत खाइए। भूख लगी है तो दरवाजे पे क्या हाथ फैलाते हैं क्या? लेकिन हमारे देश में आदत पड़ी हुई है कि हमें मुफ्त चाहिए। पवित्र चीजें मुफ्त मिलती हैं, ठीक है, मंदिर में प्रसाद मुफ्त मिलता है, लंगर में भोजन मुफ्त मिलता है, ठीक है, अच्छी बात, बिल्कुल श्रद्धा से लीजिए। लेकिन किसी दरवाजे पर बैठ के खाना खाना, किसी के दरवाजे पर कुछ मांगना, ये कहां का उचित है? जब तक हम ये मांगते रहेंगे, सब्सिडी और फलाना ढिमाका जो भी है, नाम लेने से बहुत लोगों को बुरा लग जाता है, लेकिन जब तक हम ये मांगते रहेंगे तब तक देश की तरक्की कैसे होगी? इसकी पूर्ति कहां से होगी ये बताओ? ये पैसा आएगा कहां से? ये पैसा टैक्सेशन से आएगा, विदेशों से ऋण लेके आएगा, जिसके लिए आप बार बार सरकार की मजाक बनाते हैं। बजट देख के एक आम हिंदुस्तानी, जब उसको बजट, पहले तो बहुत सारे लोग तो इतने बेवकूफ है कि उन्हें बजट ही नहीं समझ में आता है बजट होता क्या है। जब बजट देखते हैं कभी कुछ समझदार किस्म के, सो कॉल्ड समझदार, तो देखते हैं, पहले बजट देखेंगे इतना खर्चा इसके लिए, रक्षा के लिए इतना, शिक्षा के लिए इतना, फलाना, उसके बाद देखेंगे बजट घाटा है। घाटा तो हो गई, हिंदुस्तान को तो घाटा ही होता है, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान को तो घाटा ही होता है। अरे डूब मरो जाके तुम, तुम्हारे वजह से हो रहा है घाटा, तुम्हारे जैसे मूर्ख हिंदुस्तान में रहते हैं इसलिए घाटा होता है। ये मजाक बनाने की बात नहीं, गर्व करने की बात है हमारे देश पर कि हमारा देश घाटे की अर्थव्यवस्था कल्याणकारी अर्थव्यवस्था होती है। इट इज वेलफेयर इकोनॉमी। अमेरिका तो पूंजीवादी है, व्यापारी है, हर चीज को निचोड़ के खींचता है पूरा, तब फायदे में होता है। हम फायदे में इसलिए नहीं है कि हम कल्याण करते हैं, हमारी सरकार लोक कल्याण करती है, इस लोक कल्याण की वजह से घाटा होता है और उस घाटे की पूर्ति करती है तो विदेशों से लोन मांगती है, कहीं कुछ मांगती है, इस पर भी हंसते हैं, लोन मांगते रहते हैं। वे हिंदुस्तान की सरकार तो है ही ऐसी, हिंदुस्तान की सरकार ऐसी है, तुम कौन से संत बने बैठे हो? ये इतने निहायत मूर्ख और निहायत ही जाहिल लोग हैं कि जिनको नाम मात्र के लिए इकोनॉमिक्स का ई नहीं पता है कि क्या होता है। ये घाटे की अर्थव्यवस्था सम्माननीय अर्थव्यवस्था है। ये जो घाटा होता है देश को, ये वेलफेयर के लिए होता है। अब आप लोग कहोगे हैं मंत्री लोग जो है इतना भ्रष्टाचार करते हैं, भ्रष्टाचार यहां से नहीं होता। भ्रष्टाचार की कहानी तो मैं आपको बताता नहीं ना, आप डिमोरलाइज हो जाओगे। बताता नहीं हूं इसलिए, जिस डिपार्टमेंट से आया हूं बहुत ज्ञान लेके आया हूं, बहुत कुछ पता है, इतने साल सरकारी अधिकारी ही रहा हूं और इतना पता है जितना पब्लिक में किसी को नहीं पता होता।
इसलिए वो किस्से तो मुझसे खुलवाइए मत। मंत्री और अधिकारी जो फलाने ढिमाके जो खाते हैं बजट में से नहीं खाते हैं, और जो भी कुछ होता है उसकी कहानियां मैं नहीं बताने जा रहा हूं। मुख्य बात यह है, बजट सरकार पूरी तरह आप लोगों के लिए खर्च करती है और पूरे पवित्र उद्देश्य से करती है। मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूं, उसको देख लो। सरकार अलग है, राजनीतिक दल अलग है। भाजपा इज नॉट गवर्नमेंट। यहां पर यूपी में भी अब भाजपा इज नॉट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अलग चीज है, भाजपा एक पार्टी है। राज्य, स्टेट, कैपिटल एस से लिखा जाने वाला स्टेट एक अलग एंटिटी है। पॉलिटिकल साइंस चूंकि नहीं पढ़ा तो आपको पता नहीं चलेगा। स्टेट अलग है, राज्य कहते हैं जिसे, वो अलग है। सरकार अलग है, लोक प्रशासन अलग है, नौकरशाही अलग है। और बीजेपी पार्टी या मुलायम सिंह की पार्टी या मायावती की पार्टी, ये पार्टियां हैं, राजनीतिक दल है। राज्य एक पवित्र वस्तु है। राज्य हीगल कहते हैं कि जब तर्क की चरम सीमा होती है तो राज्य की उत्पत्ति होती है। यह विश्वात्मा है, विल्डजीस्ट है, यह राज्य है। तर्क की परिणति है, चरम परिणति राज्य है। सरकार का प्रत्येक उद्देश्य पवित्र होता है। इसको अपवित्र करने का कार्य ब्यूरोक्रेसी करती है, जिसमें आप जाने तैयार बैठे हैं। ये करती है उसको अपवित्र। ये नेता करते हैं इसको अपवित्र, जो राजनीतिक दल के नेता हैं ये इसको अपवित्र करते हैं। ये जनता करती है, सबसे ज्यादा करप्शन फैलाने वाली जनता है हम और आप, क्योंकि हम और आपको हर सुविधा मुफ्त में चाहिए। बिजली कटिया डाल के चाहिए, माल बिना बिल के खरीदने को चाहिए। जहां टैक्स की चोरी करते बने वहां धड़ से चोरी करना है, कहीं प्लानिंग का नाम देके, कहीं एवेजन का नाम देके, कहीं कुछ करके, कहीं कुछ करके वो करना है। केवल हमारा उद्देश्य धन कमाना है, सुख सुविधाएं बढ़ाना है और सरकार को चूना लगाना है। जितना लगा सके उतना लगाना है। ये जनता भ्रष्ट है। यही जनता के लोग जाके अधिकारी बनते हैं, यही जनता के लोग जाके राजनीतिज्ञ बनते हैं, और यही जनता के लोग जाके मंदिरों में बैठते हैं, महंत बनते हैं, तमाम सारे काम करते हैं, यही सब काम करते हैं, यही जनता के लोग। जब हम पंडावाद से त्रस्त होते हैं, जिसको हम ब्राह्मणवाद कहते रहे हैं, तो वो भी जनता ही है मानने वाला, जनता से अलग कुछ नहीं है हर जगह। और मैं किसी वीडियो में बता चुका हूं कि जैसे पंडितवाद है वैसे ही इलेक्ट्रीशियनवाद है, वैसे ही प्लम्बरवाद है, वैसे ही सारे वाद है। प्लम्बर आता है, पानी का फव्वारा छूट रहा है, जितने पैसे मांगेंगे देना पड़ेगा। आपके ऊपर विपत्ति आई है, संकट आया हुआ, पंडित कहता है राहु की कुदृष्टि है, 7,000 का जाप होगा तो देने पड़ेंगे। उस प्लम्बर उस पंडित में कोई फर्क नहीं है। इलेक्ट्रीशियन आता है, इलेक्ट्रिकल जो चीज संभलवाने जाते हैं, आपका फ्रिज खराब हो गया, आपने बुलाया, वो कहेगा इसके अंदर का माइक्रो प्रोसेसर खराब हो गया। अब लोग आईसी की बात नहीं करते, एक जमाना था आईसी की बात करते, माइक्रो प्रोसेसर खराब हो गया, अब तो इतने पैसे लगेंगे। आपको पता नहीं कि क्या बना है, ना पता भी है, आप खूब साइंस के बने रहो, आप चेक नहीं कर सकते। वो कहता है 7,000 रुपए लगेंगे, 8,000 लगेंगे, देना पड़ेगा। तो 7,000 कालसर्प दोष के लेने वाला पंडित और माइक्रो प्रोसेसर के नाम पर 7,000 लेने वाला बराबर है। ये माइक्रो प्रोसेसर ही पंडित का कालसर्प दोष है। ये हम जनता के लोग हैं। मंदिर में बैठे हैं तो यजमान को लूटते हैं, इलेक्ट्रीशियन की दुकान लगाए बैठे हैं तो कस्टमर को लूटते हैं, और अगर प्लम्बर हैं, कुछ भी हैं, जो भी दुकानदार हैं, तो अपने कस्टमर को लूटने में लगे हुए। ये हमारी मानसिकता है। इस मानसिकता के चलते अगर हम अधिकारी बन जाते हैं तो वहां लूटना शुरू कर देते हैं, अगर राजनीति पहुंच जाते हैं तो वहां लूटना शुरू कर देते हैं। सारी गलती, दुर्खीम कहते हैं, एमिल दुर्खीम कहते हैं कि समाज की समस्याओं के उत्तरदायी समाज के लोग हैं, और समाज की समस्याओं का समाधान समाज ही करेगा और कोई भी नहीं करेगा। हम सरकार पर डाल देते हैं। सरकार तो थैंकलेस जॉब कर रही है। सरकार सब कुछ अच्छा करते हुए उसको गाली मिलती है हमेशा, चाहे कुछ कर ले, कुछ भी कर ले। विपक्षी दल जो है आरोप लगाएंगे तो जनता फौरन इधर से उधर हो जाती है। जनता कोई रवैया ठिकाना नहीं कि किधर जा रही है, तो ये सब होता है। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि जब बजट घाटे का होता है तो ये देश पर गर्व करने की बात है, हमारी सरकार पर गर्व करने की बात है कि हमारी सरकार ने इतना कल्याण किया। मान लो मैं हूं या आप हो, मान लो मेरी इनकम 20,000 रुपए महीने हो और मेरा मन बड़ा कल्याणकारी है, भूखों को भोजन कराना, लोगों को कुछ देना, बच्चों को पढ़ने किताबें देना, और बच्चों को, छोटे बच्चों को उनके लिए खुशियां बांटना, खिलौने देना वगैरह, और जहां भी जाना वहां पर मदद करना लोगों की। मेरा महीने में खर्चा आया 30,000 रुपए, क्योंकि मैंने उधार भी ले लिया एक रिश्तेदार से। घाटे की अर्थव्यवस्था हुई कि नहीं? डेफिसिट फाइनेंसिंग। लक्ष्मीकांत की किताब में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 8वां चैप्टर पढ़ो, लास्ट वाली लाइन है, लास्ट वाले पन्ने 4 पढ़िए। उसमें रियल बर्डन, डायरेक्ट रियल बर्डन, मनी बर्डन
डायरेक्ट मनी इनडायरेक्ट मनी बर्डन, पढ़िए ध्यान से, समझिए उसे। ये सरकार जब काम करती है तो इस सरकार से ज्यादा सलाम करने लायक सरकार कोई नहीं होती, और आज तक सारी सरकारों ने यही किया है, घाटे की अर्थव्यवस्था। ये मजाक बनाने की बात नहीं है, बेवकूफ लोग मजाक बनाते हैं इस चीज का, समझदार बनिए। ये मजाक बनाने की बात नहीं है, ये तो भारत है, ये तो हिंदुस्तान, ये तो हो गई घाटे में। ऐसे लोगों को मेरा मन थप्पड़ मारने करता है कि भारत है, किसका भारत है? तुम्हारा नहीं है? शर्म से डूब मरो कि इस हिंदुस्तान को तुम अपना हिंदुस्तान नहीं कह सकते, जहां रहते हो, जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो कि ये हिंदुस्तान है। तुम कहाँ के हो? इंग्लैंड के रहने वाले हो? पैदा इंग्लैंड में हुए क्या? ऐसे लोगों को ये जवाब देने का मन करता है मेरा, लेकिन मैं बोलता नहीं, अंदर ही कोड़ के जल के रह जाता हूँ। वही भड़ास तो निकल रही कहीं तो निकलेगी, तो अपने बच्चों के सामने निकल रही। तुम्हारे अंदर ये थॉट मुझे डेवलप करना है कि ये मूर्ख हैं, इनसे बहस भी नहीं की जाती, अव्वल दर्जे के मूर्ख हैं। एक समझदार आदमी को क्या मूर्खों से बहस करनी? मैं तुमसे भी कहता हूं, बसों ट्रेनों में मूर्खों से बहस मत करना, भरे पड़े हैं मूर्ख, जगह जगह मूर्ख अज्ञानी भरे पड़े हैं। कोई बहस मत करना, दिमाग खराब करोगे अपना। कुछ नहीं, मैं समझा रहा हूं, तुम समझ रहे हो, बस दैट्स ऑल। ये मधुर सा रिश्ता है हमारे तुम्हारे बीच का, यही निभाए रहो, कल्याण हो जाएगा अपने आप। समझो, कोशिश करो। सरकार बर्डन लेती है तरह तरह के, ये सारे काम जितने होते हैं ये घाटा इसलिए होता है। अगर करप्शन ना हो, घाटे से कोई संबंध नहीं है। घाटा तो केवल इसलिए कि हमें सब कुछ मुफ्त चाहिए। जिस दिन हम मुफ्त की मांग बंद कर देंगे, हमारा हाल ये है कि हमारा पेट भरा हो तब भी हम कहते हैं 4 रोटी और दे दे यार, मौके पर काम आएगा। वो उसको दी ना तुमने, वो भूखा है, उसको मिली है, लेकिन नहीं हमें भी चाहिए। अरे उसी मोहल्ले में तो मैं रहता हूं, मुझे भी दे दे। ये हाल है। पूरी तरह संपन्नता है, बिल्कुल पूरे भरे पड़े हैं, सब कुछ खेत खलिहान भरे पड़े हैं, सब कुछ चीजें, लेकिन दे दो फिर भी। क्यों चूकें? अगर मिल रहा है तो क्यों चूकें? गैस की सब्सिडी प्रधानमंत्री जी बराबर कहते रहे छोड़ दो छोड़ दो, बहुत लोगों ने नहीं छोड़ी। मैं बहुत लोगों को जानता हूं जिन्होंने नहीं छोड़ी। बात यह ना कि क्यों छोड़े। मैंने तो पहले दिन अपील में गैस सब्सिडी खत्म छोड़ के और कनेक्शन भी सरेंडर कर दिए सारे, पाइपलाइन आ गई है, उसके बाद सब्सिडी पहले सरेंडर कर दी। जब ईश्वर ने मुझे अगर इतना अता किया है कि मुझे सब्सिडी की जरूरत नहीं है, तो मैं क्यों लूंगा? ब्लैक में खरीद लेंगे, 500 रुपए एक्स्ट्रा देंगे, सब्सिडी छोड़ने को तैयार नहीं। मुफ्त का चंदन घिस मेरे लल्लन, वही वाली बात, घिसे जा रहे। घाटे की अर्थव्यवस्था नहीं होगी तो क्या होगी? एसेट फाइनेंसिंग इसीलिए होती है। हर बात पे हमें मुफ्तखोरी चाहिए। ये मुफ्तखोरी जब तक हिंदुस्तान में बंद नहीं होगी, तब तक कभी भी जो है अर्थव्यवस्था नहीं सुधर सकती। तो इसलिए सदैव ध्यान रखिए मेरी बात, सरकारी नीति हमेशा पवित्र होती है, अच्छी होती है। सरकारी नीति में कोई बुराई नहीं, चाहे वो लैपटॉप बांटने की नीति रही हो, और चाहे वो ये जो एंटी मजनू नीति चल रही है वो हो, चाहे जिस सरकार की नीति हो। मैंने पिछले वीडियोस में बता रखा है, मैं रिपीट नहीं करूंगा। हर सरकार बहुत सारी नीतियां बहुत अच्छी बनाती है। कुछ नीतियों का असर बाद में पड़ता है, कुछ नीतियों का असर तुरंत दिखाई देता है। बस सरकार को अवैध कार्य करने का अधिकार नहीं है, इलीगल तो वो नहीं करेगी, इलीगल नहीं करेगी। ये इलीगल जो लोग करते हैं तो अति उत्साह में आके करने लगते हैं। अब सोचो कितना अच्छा है, मेरे क्लास के स्टूडेंट कहते हैं सर आप इतने दिन से कह रहे हैं, आज आपकी सुन ली उत्तर प्रदेश सरकार ने। मुझे इतना बुरा लगता है, लोग पान की पीक ठोकते हैं, 8-8 फीट ऊंचा निशाना लगाते हैं, 5 फुट 5.5 फुट के खुद होंगे, मुंह में गाद में भरे रहेंगे, पी को ऐसा निशाना लगाएंगे, प्रोजेक्टाइल फेंकेंगे कि पूरी दीवारें रंग जाती हैं सारी। इलाहाबाद मैंने देखा, इतना सुंदर भवन बना हुआ था, इंदिरा भवन, वहां पर मेरा एक ऑफिस था हाईकोर्ट वर्क का, मैं वहां जाता था, शुरू में भवन इतना सुंदर लगता था, और 2-4 साल बाद में गया तो पान की पीक से पूरा रंगा हुआ ऑरेंज हो गया पूरा पूरा सारा। कितना गंदे लोग हैं ये, मुंह में पीक गुलगुलाते हुए बात करते हैं, मतलब इन्हें बोलने की तमीज नहीं है, इनके अंदर कर्टसी नहीं है कि बात कैसे की जाती है। मुंह में क्या कहा, हाँ सुन लिया, ये तरीका है इनका। कोई तरीका है ये? इंसानियत है कोई ये? आप जबरदस्ती एक चीज मुंह में भरे हुए हैं, और पीक को जो थूके जाने वाली चीज है ना, अगर किसी से कहा जाए थूक के चाटने वाली बात हो गई, आप उस थूक को मन में गाल में भरे हुए हैं और घुमा रहे हैं चारों ओर, और अंततः जिसको थूकना है भाई ऐसा होता है तो पी जाते हैं उसको। अब योगी जी डर से पी जाएंगे लोग, हमें तो ये लगता है। वास्तव में शर्म नहीं है लोगों में।
तो फैक्ट ये है ना कि ये सोचिए आप जो है कि अगर ये सरकार ने किया बहुत अच्छा किया, बस करती रहे, मेरी दुआ यही है। इनसे रगड़ के जब तक पोंछा नहीं लगवाया जाएगा दीवारों पर और टॉयलेट्स में, तब तक ये काम नहीं बनेगा। सरकारी दफ्तरों के टॉयलेट्स जितने गंदे होते हैं इसकी कोई लिमिट नहीं है। इसका कारण नहीं पूछो तो अच्छा है, कुछ लोगों को बुरा लग जाएगा, इसलिए नहीं बता रहा। बहुत से विवाद खड़े हो जाएंगे, पता मुझे सब है, लेकिन बड़े बड़े विवाद खड़े हो जाएंगे। मैं विवादों में पड़ता नहीं, करो अपनी मर्जी का, जैसे करना है जो करो, जो करना हो। फिलहाल मेरे ऑफिस में सदैव बढ़िया आराम। आई हैव बीन फॉलोइंग ऑलवेज एमपी फॉलोड फार्मूला सो दैट ऑल माई पर्सोनल्स, ऑल माई सबऑर्डिनेट्स ऑलवेज फॉलोड मी। हमेशा मेरी बातें उन्होंने मानी है। योगी जी ने ऑफिसों में जा जाके देखा, आज कौन सा ऑफिसर ऑफिस में जाके देखता है, मुझे बताइए। ऑफिसर्स ऑफिस नहीं जाते। बिजनौर ऑफिस जब मैं गया, जब मेरा ट्रांसफर हुआ, तो मैं हर ऑफिस में पहले जाके मैं सबसे पहले सारे क्लर्कों के कमरे देखता हूँ, सारे टॉयलेट्स देखता हूँ, जहां जहां जो चीजें होती मैं देखता हूँ, और देख के उन्हें निर्देश देता हूँ कि ये सब किया जाए। इसके लिए बजट की जरूरत है, मैं मानता हूँ बजट, मैं स्पेशल एफर्ट करके बजट लेता रहा हूँ, और नीट एंड क्लीन बिल्कुल। हमारे यहाँ बिजनौर में सारे क्लर्कों ने कहा, सर आज तक कोई ऑफिसर हमारे इस हॉल में नहीं आया देखने। लोगों ने ये आंगन तो देखा ही नहीं। मेरे ऑफिस में एक आंगन हुआ करता था, पुराने टाइप का ऑफिस था पहले, अब तो नया बन गया। उस आंगन में कोई गए नहीं, उसमें 2 टॉयलेट बने हुए थे, वो बहुत गंदे थे। जब जब कार्यालय मेरे अंडर में रहा है, बिजनौर ऑफिस मेरे अंडर में था, गाजियाबाद ऑफिस मेरे अंडर में नहीं था। जब 2001 में जब यहाँ पर जब छोड़ा मैंने डिपार्टमेंट, तब मेरे अंडर में था, बिल्कुल ठीक रहा सारा का सारा। जब दूसरों के अंडर में रहा, मैं कुछ कर नहीं सकता। मैं उनसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, सर यहाँ पर्दे लगवा दीजिए, सर यहाँ वो कर दीजिए, सर नहीं सुन रहे, नहीं कर रहे। यार ठीक है दीक्षित जी, चलता है, सब ऐसे ही होता रहा है, बराबर नहीं सुनने को आ रहे। और एक बार तो आगरा में तो हद हो गई। मैंने अपना ऑफिस पूरा कायदे से, मैं बहुत बड़े ऑफिस का पार्ट था जिसमें सेक्टर थे बहुत सारे, मैं सेक्टर 9 का ऑफिसर था। मैंने अपने चेम्बर में, अपने कमरे में पर्दे लगवाए, फर्श बिछवाया, और वो सारा काम कराया अपने लिए अलग से रिक्वेस्ट करके। एक सीनियर ऑफिसर आ गए एक दिन, सीनियर थे वो, आए बैठे, दीक्षित तुमने अपना कमरा बड़ा अच्छा करवा रखा। हमने कहा सर ऐसे ऐसे प्रयास किया, मैंने इसके लिए किया। ये तो नहीं कि अपने लिए प्रयास करते। गए जाके और मेरे सीनियर मोस्ट ऑफिसर से मिले कि सर वो मेरा रूम जो है वो बहुत परेशानी हो रही है उसमें, और वो ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, मुझे फलाना रूम नंबर अलॉट कर दीजिए। पीके दीक्षित तो अभी जो नया लड़का आया हुआ है, इसे दूसरे में शिफ्ट कर दिए गई। तो मुझे शिफ्ट कर दिया एक और अधिकारी के साथ में, और वो कमरा उन्होंने हथिया लिया। ऐसे ऐसे लोग हैं। तभी तो मैंने कहा कि जो सीनियर्स का अनुभव मेरा अच्छा नहीं है, मेरे जूनियर्स मुझे बड़े प्रिय रहे, उनका अनुभव सीनियर के लिए अच्छा रहा होगा डेफिनेटली, चाहे जिससे पूछ लो डिपार्टमेंट में। सीनियर होगा मुझे बराबर क्या, बड़ा घमंडी इंसान, बड़ा फलाना ऐसा है वैसा है। ठीक है, घमंडी क्या, मैं उन्हें धेले भर में गिनता नहीं था, क्योंकि मैं उन्हें पसंद नहीं करता, उनके कर्म ही ऐसे थे। तो आपको मैं यही सिखा रहा हूं कि सरकारी कार्यालय जो है ऐसी चीज है कि रिफ्लेक्शन है एडमिनिस्ट्रेटर का। जब चीफ मिनिस्टर ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर होता है तो सरकारी कार्यालय यूं सीधा हो जाता है, नहीं तो उल्टा चलता है हमेशा। ऐसा ही बना रहे, मैं ये कामना करता हूं कि सरकारी कार्यालय को दुरुस्त करने वाला चीफ मिनिस्टर होना चाहिए, सचिव होने चाहिए ऐसे कि जो ऑफिस में रेड करें पूरी, और रेड करके तमाम लोगों को जो है सस्पेंड और तमाम लोगों को पनिशमेंट करें, तब ये दुरुस्त होंगे। ये ब्यूरोक्रेसी है, दंड के बिना बाज नहीं आती है। ये शक्तिशाली है, शक्ति भ्रष्ट करती है, और परम शक्ति परम भ्रष्ट करती है। पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, लॉर्ड एक्टर ने कहा, इसको कोई काट नहीं सकता कभी भी। इसलिए इस शक्ति को नाथने की जरूरत है, और यही योगी नाथ जी से उम्मीद है कि वो नाथ सकते हैं। इसे नाथना जानते हैं, जैसे बैल के नकेल डाल दी जाती, गाय उसके घोड़े के नकेल डाल दी जाती, नाथना कहते हैं इसे। इसको नाथना जरूरी है, इसको जो है लगाम पकड़नी जरूरी है। जब तक इस ब्यूरोक्रेसी की लगाम नहीं पकड़ी जाएगी तब तक कुछ नहीं होगा। तो लगाम पकड़ना लग तो रहा है, अभी आगे क्या होता है भगवान ही मालिक है, जो भी होता है। क्योंकि सीट पर बैठने के बाद बड़े बड़े नज़ारे बदल जाते हैं। अभी मुख्यमंत्री जी सीट पर नहीं बैठे हैं, सीट पर बैठने के बाद बहुत कुछ बदल जाता है। मेरी बड़ी ईश्वर से कामना है कि ऐसा हो जाए तो बड़ा अच्छा हो। नैतिक पुलिसिंग तो पुलिस करती है कि नहीं करती है, क्या करती है क्या नहीं करती है, मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता। लेकिन ये सरकारी दफ्तरों पर बाबूडम पर जो है रोक लगनी चाहिए थोड़ी, ये बहुत खराब है। टाइम्स ऑफ इंडिया तो आईएएस को बाबू कहता है तो ये बाबूडम है एक्चुअली। ठीक है,
जो मेरा पर्पस था आपको कन्वे करने का वो मैंने कर दिया। बाकी गॉड ब्लेस यू, अच्छे से पढ़ो, मन लगा के पढ़ते रहोगे। और एक बात फाइनली मैं जो कहता हूँ अक्सर, यू आर नॉट हियर टू आर्ग्यू विद मी, इफ़ यू आर्ग्यू देन यू आर ब्लॉक्ड। आर्ग्यू करने के लिए नहीं, आप कुछ सजेशन थोड़े बहुत दे सकते हैं, थोड़े बहुत। मैंने कई लोगों को लिखा है, यू आर नॉट हियर टू सजेस्ट मी। एक ने लिखा, आप सब्जेक्ट से मत भटका करिए, आप उसी पर आ करिए, मेरी मर्जी, मैं जो कर रहा हूँ तुम्हें देखना हो देखो, ना देखना हो मत देखो। भटकना मुझे खूब अच्छे से पता है, मैं 360 डिग्री कवर करता हूँ, एक चीज़ के चारों ओर जाता हूँ। और जब तक आप नहीं जा सकते तब तक आप IAS निकाल भी नहीं पाएंगे किसी चीज़ की, जब तक 360 डिग्री स्टडी आप नहीं करेंगे। तो मैं एक मेन सब्जेक्ट लेके चलता हूँ, 4 बातें आपके दिमाग में उड़ेल लेता हूँ। मेरा पर्पज़ ये है कि उसी बहाने में आपको बहुत सारी बातें बता दूँ। तो वो महोदय मुझे सजेस्ट कर रहे थे, देख तो रहे होंगे वीडियो जरूर, कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि ब्लॉक हो गए। तो इसलिए जो है अननेसेसरीली आर्ग्यूमेंट मत करिए, अनावश्यक सुझाव अपने को बड़ा समझ के मत दी। बस एक बात सिंपली है, आप मुझसे बड़े नहीं हैं, मैं बिल्कुल डॉटर्स एंड सन्स की तरह मानता हूँ स्टूडेंट्स को। आप उसी रिश्ते से मेरे सामने रहें। नए लोग जो ऐड होते हैं पहले समझें कि 27,000 लोग मुझसे किस तरह जुड़े हैं, कितने प्यार से मुझसे जुड़े हैं। इसलिए 3-5 करके टेढ़ी टांग से चलने की कोशिश ना करें, अनावश्यक आलोचना, टेढ़ी मेढ़ी बातें करने। प्रश्न करिए, अच्छी बात है, आप जिस पर कहते हैं मैं वीडियो बना देता हूँ। और कभी कभी कह भी देता हूँ कि इस टॉपिक पे मैं नहीं बनाऊंगा, ये भी बोल देता हूँ। अगर वो टॉपिक मेरे मतलब का नहीं है तो मैं नहीं बनाऊंगा, जिस पे मैं नहीं बना सकता। तो इसलिए ये ध्यान रखिए, जैसे कुंडलिनी जागरण फलाने का आप लोग पूछते हैं, फिर भी मैंने बना ही दिया और बना के मना कर दिया, मैं नहीं बताऊंगा इसके बारे में। मुझे बहुत चीज़ों का ज्ञान है, लेकिन मैं आपको हर चीज़ का ज्ञान नहीं दे रहा। अपने ज्ञान को मैं रेस्ट्रिक्ट भी करता हूँ, किसी प्रोफेशनलिटी की वजह से नहीं, इसलिए कि अभी आपको बहुत से ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, अभी आपका उद्देश्य अलग है, तो उस उद्देश्य पे चलिए। इसलिए पढ़िए मन लगा के, शब्द समझ में। कभी कभी मैं डांट देता हूँ कि अगर तुम्हें लक्ष्मीकांत किताब नहीं समझ में आ रही तो आगे क्या करोगे, इसलिए डांट देता हूँ कि मन से नहीं पढ़ रहे हो ना, मन से पढ़ोगे तो समझ में आएगा, जब मन से पढ़ोगे नहीं, मन तो कहीं और लगा हुआ है, मन हटाओ वहां से, सब समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।